हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। सो अभी हम देखने वाले हैं हमारा जो है ये स्प्रिंग स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग क्लाउड विथ माइक्रो सर्विसेज। तो बेसिकली ये सब क्या जो है वो फ्रेमवर्क है ये। और फ्रेमवर्क जो होते हैं वो एक तरीके से हमारे सेमी डेवलप्ड कोड रहते हैं, जो कि क्या है वो पहले से जो डेवलप्ड है ये। तो यहाँ पर हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग क्लाउड तो बेसिकली क्या है। पहले मैं इसका क्या क्या है ये इंट्रोडक्शन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो फ्रेमवर्क के पहले फ्रेमवर्क के पहले हम क्या करते हैं कि जो पहले लर्न करते हैं वो एज जावा से लर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा, ये मान लो ये कोर जावा ही। तो फ्रेमवर्क से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जावा को जो है वो लर्न करते हैं। तो यहाँ जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम राइट करते हैं यहाँ पर ये। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो होते हैं हमारे पास में सेट ऑफ प्रोग्राम। तो जो प्रोग्राम रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास में एज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर जो रहेगा, तो हम सारे के सारे प्रोग्राम की हेल्प से हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करते हैं। तो ये हमारा पास में रहता है सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो, तो जो प्रोग्राम रहेगा हमारे पास में वो रहता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और सॉरी, जो हमारे पास में सॉफ्टवेयर रहता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम रहता है। सेट ऑफ प्रोग्राम। तो ये हमारा है प्रोग्राम और ये हमारे पास में सॉफ्टवेयर। तो एक्चुअली में हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते सेट ऑफ प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हमको अल्टीमेटली जो है वो इंस्ट्रक्शन देना है हमारे हार्डवेयर को। तो हमारे पास में क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपोनेंट होते हैं ये। तो हमारे पास में कौन कौन से हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपोनेंट रहेंगे ये। एक हमारे पास में रहेगा हमारा ये हार्डवेयर। तो एक हार्डवेयर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। अब उस पर्टिकुलरली हार्डवेयर में हमारा रहता है यहाँ पर ये सीपीयू, हमारा रहता है यहाँ पर ये रैम, हमारा रहता है यहाँ पर हार्ड डिस्क। अब वो हार्ड डिस्क वो होता है एचडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये एक हमारे पास में रहता है ये हार्डवेयर। फिर रहेगा हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस।
और उसके ऊपर जो है वो काम करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। तो जितने भी हमारे सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, नोटपैड, ये एस विजुअल स्टूडियो कोड, म्यूजिक प्लेयर, अलग अलग सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे सिस्टम पे रन हो रहे हैं, बिकॉज ये एज ए एंड यूजर का जो है वो सिस्टम है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो सिस्टम होंगे उस पे जस्ट हमारा एप्लीकेशन ही रन होता है, एनवायरनमेंट पे ही। तो उनके हार्डवेयर पर जस्ट क्या होता है, हमारा एप्लीकेशन ही रन होता है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है हमारे पास में ये कंपोनेंट है। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज ए डेवलपर, हमको अल्टीमेटली जो क्रिएट करना है वो सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है। और सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेट ऑफ प्रोग्राम होते हैं, मतलब प्रोग्राम्स क्रिएट करना है, अलग अलग फाइलें क्रिएट करना है। और उन प्रोग्राम्स के अंदर जो भी हम लोग राइट करते हैं वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रहते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी हमारे पास में दो टाइप के हैं। तो हम उसको बोल सकते हैं टाइप ऑफ एप्लीकेशन। जो भी सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसके ऊपर हम लोग एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो ये क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है कि क्या तुम क्रिएट कर रहे हो। तो हम इसको एज अ कोर जावा, एडवांस जावा से तो और काफ़ी डेप्थ से देखते हैं, बट जस्ट फ्रेमवर्क के पहले मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ये, क्योंकि क्लियरिटी होना जरूरी है। ये टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो एक हमारे पास में जो एप्लीकेशन रहेगा वो हमारे पास में आता है एज ए स्टैंड अलोन, और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं हम इसको। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन जो होंगे वो विथ इन मशीन काम करेंगे। तो जो हमारे सिस्टम पे जो सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन है, ब्राउज़र, आईडी, नोटपैड, ये सब किस में आएंगे, ये स्टैंड अलोन की कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये, तो ये भी स्टैंड अलोन अलोन टाइप का ही होगा ये। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा भी डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को क्या करते हैं, वो रन करते हैं वो। लाइक म्यूज़िक के लिए हमारे पास में क्या होता है कि ये एक ड्राइवर होगा ये, म्यूज़िक को जो प्ले करेगा, तो जो हमारे सिस्टम के अंदर का स्पीकर है वो उससे इंटरेक्ट करता है। तो कोई भी डिवाइस ऐड करोगे, लाइक प्रिंटर ऐड करोगे, तो उसके लिए एक डिवाइस ड्राइवर डालना पड़ेगा ये। तो वो सब स्टैंड अलोन की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि वो पर्टिकुलरली मशीन के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे एप्लीकेशन पे तो हम लोग कम ही काम करते हैं, क्योंकि ऐसे एप्लीकेशन पे काम करने के लिए मोस्टली C++ का कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए ही। जहाँ पर भी ऐसे सॉफ्टवेयर बनते हैं वहाँ पर वो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनते हैं, और कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में कोड राइट करना हेक्टिक भी है और टफ भी जाता ही है। तो C++ जो है वो मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिहाइंड द सीन काम हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। बट अभी जो करंट एप्लीकेशन हम लोग जो डेवलप करते हैं क्लाइंट के लिए, बिकॉज हम लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, हमको जॉब करना है, तो वहाँ पर ऐसी लैंग्वेज प्रीफर होती है जहाँ पर डेवलपमेंट फास्ट हो और क्लाइंट को एज पर क्लाइंट बिजनेस जल्दी से उसकी डिलीवरी मिलेगी। तो हम लोग ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं ये। तो हमारे पास में ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है। तो पहले पे तो काम होता है, लेकिन उसके लिए इंडस्ट्री भी जो है वो कम है, और वो कोर प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं। लाइक वो ड्राइवर क्रिएट कर रहे हैं या फिर कुछ कोर सिस्टम बना रहे हैं ये, लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है वो C++ से बनते हैं वो। तो वो इस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि सिंगल मशीन पे काम करते हैं। तो कंपनियां तो हैं उसकी भी, वैसा नहीं है, और अच्छा खासा पैसा देती है वो, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा कोर प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं। तो वो सब C++ में होती है। तो यहाँ तो हमारे पास में इंडस्ट्री तो है, लेकिन स्कोप कम है जॉब का, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी कम रहेगी इसमें। फिर अगला हमारे पास में आता है ये एप्लीकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं एज ए
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं या हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन जो क्रिएट करते हैं वो मल्टीपल मशीन के ऊपर क्या होता है, हमारा जो वो कोड है वो रन होता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल मशीन रोल में आ जाएगी। अब ऐसे सॉफ्टवेयर से हमको इंटरेक्ट करना है तो हमको यहाँ पर मल्टीपल मशीनें लगेगी यहाँ पर ये। लाइक हम लोग यहाँ पर एज ए ब्राउज़र किसी भी सर्वर पे हम लोग यहाँ पर हेड कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर रिमोटली एक मशीन है जहाँ से हमारी मशीन इंटरेक्ट कर रही है, मतलब क्या हो रहा है, मशीनों का आपस में कम्युनिकेट हो रहा है। अब हो सकता है जो रिमोटली मशीन है वो भी दूसरी मशीनों से कम्युनिकेट कर रही है। वो मेलिंग सर्वर हो सकते हैं, मैसेजिंग सर्वर हो सकते हैं, काफका सर्वर हो सकते हैं, जो कि सर्वर साइड में भी वो और मशीनों से इंटरेक्ट कर रही है ये। तो ऐसे यदि हम लोग सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे जो कि हमको करना है ये, तो वो आते हैं हमारे पास में एज ए ये सिस्टम सॉफ्ट सॉरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीपल मशीनें रोल में आती है ये। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है क्योंकि मोस्टली एप्लीकेशन जो है वो इसी टाइप के होते हैं जहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन होता है सर्वर पे। और हम बिजनेस भी करते हैं, लाइक स्विगी जोमेटो फ्लिपकार्ट, तो वो कहीं ना कहीं से क्या है वो सर्वर से इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास में सिंगल मशीन रहती है, यहाँ पर हमारे पास में रहती है मल्टीपल मशीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड यदि एप्लीकेशन की हम लोग बात करें तो उसके अंदर भी जो हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, तो या तो हम क्या करते हैं कि वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, या हम क्या करते हैं कि वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं। तो या तो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं या वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप की एप्लीकेशन में, जहाँ पर मल्टीपल मशीन रहेगी। किसी मशीन पे हमारा सर्वर हो सकता है, किसी मशीन पे हमारा क्लाइंट हो सकता है, या मल्टीपल सर्वर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं ये। तो मशीनें यहाँ पर क्या करेगी, आपस में कम्युनिकेट करेगी, मल्टीपल मशीन रहेगी, समवेयर विल बी क्लाइंट, समवेयर विल बी अवर सर्वर। तो यहाँ पर ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल मशीनें कम्युनिकेट करती है। तो ऐसे एप्लीकेशन भी हमारे पास में कैटेगरी में होते हैं। एक होता है वेब एप्लीकेशन। अब वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि सर्वर से हमको वेब पेज आता है रिस्पॉन्स में। तो एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है वो हमको कहाँ से आएगा, वो सर्वर से आएगा और हमारे ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट होगा वो। तो ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग बोलेंगे एज ए वेब एप्लीकेशन। तो ये सब एग्जाम्पल ही उसका, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मेक माई ट्रिप, जो भी आईआरसीटीसी, जो भी वेबसाइट देखोगे ब्राउज़र पे उसका जो हमको रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमारे लिए क्या होगा कि ऐसे यहाँ पर ये वो वेब एप्लीकेशन होगा, क्योंकि पूरा के पूरा वेब पेजेस हमारे पास में वहाँ से आ रहा है ये। फिर इसमें भी हमारे पास में कैटेगरी रहती है, एक होती है स्टैटिक, एक होती है डायनामिक। तो स्टैटिक की कैटेगरी में क्या होता है कि हमारे पास जो कंटेंट है वो चेंजेबल नहीं रहता। जैसे कि W3 स्कूल, कोई भी एजुकेशनल कंटेंट जो है, या हमारी कुछ वेबसाइट रहती है वो एज ए कंपनी की हो और या फिर कॉलेज की हो, जहाँ पर कंटेंट फिक्स है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कंटेंट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि ये जस्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेबसाइट स्टैटिक कंटेंट, एक बार फिक्स हो गया हो गया, यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने पेज क्रिएट करे सर्वर से बार बार वही आ रहे हैं, तो ये होता है स्टैटिक कंटेंट। एक होता है डायनेमिक कंटेंट, जैसे कि हमारा ये फ्लिपकार्ट है। तो बेस्ड ऑन यूजर, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं यहाँ पर ये। बेस्ड ऑन यूजर इनपुट हमारे पास में क्या हो रहा है, डिटेल आ रहा है यहाँ पर ये। तो सर्वर पे क्या हो रहा है, बैकएंड में कुछ प्रिपेयर हो रहा है बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, तो ये होता है डायनामिक पेज। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट पेज प्रिपेयर हो रहा है और वो कंटेंट हमारे पास में आ रहा है और यहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली हमको यहाँ पर रेंडर हो रहा है यहाँ पर ये।
तो उस केस में जो हमारा एप्लीकेशन जो रहेगा यहाँ पर, वो जैसे ये डायनामिक पेज रहेगा हमारे पास में ही। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर स्टैटिक होता है या डायनामिक पेज जो है वो हमारे पास में रहता है। स्टैटिक मतलब हमेशा फिक्स कंटेंट जो पहले से बना हुआ वही दिखेगा बार बार। डायनामिक जो रहेगा बेस्ड ऑन यूजर इनपुट वो चेंज हो सकता है यहाँ पर ये। तो ऐसी एप्लीकेशन को हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, जहाँ पर कोई वेब पेज हमारे पास में आ रहा है। तो वेब एप्लीकेशन के लिए हमें ऑब्वियसली जो है वो ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर ये, क्योंकि हमको जो यूज़र का जो आउटपुट दिखेगा वो हमको ब्राउज़र के ऊपर दिखेगा एकदम प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में, एकदम उसमें अच्छे से कलरिंग वगैरह सब कुछ रहेगा। ये सब HTML CSS की हेल्प से होता है। जो हमको शो करना है हम उसको HTML से शो करते हैं, और जो हमको प्रॉपरली कलरिंग वगैरह यहाँ पर जो किया हुआ दिख रहा है वो सब CSS की हेल्प से होता है यहाँ पर ही, जो उसका स्टाइलिंग का पार्ट है। तो अ, यहाँ पर HTML CSS लगा हुआ रहता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एज ए वेब एप्लीकेशन ही। बट वेब सर्विसेज जो होती है, तो वेब सर्विसेज में हमारे पास में क्या होता है कि सर्वर से सिर्फ डेटा ही आता है। सर्वर से सिर्फ हमारे पास में जस्ट डेटा आएगा, और उस डेटा को जो तुमको करना वो करो। तो क्या होता है कि एक सर्वर कभी दूसरे सर्वर को कॉल करते हैं तो वो वहाँ से डेटा को लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि हमारे पास में हमारे पास में क्या है कि ये एक एप्लीकेशन है। तो ये हमारा है ये सर्वर, और ये हमारा ये क्लाइंट। अब क्लाइंट कितने भी हो सकते हैं। तो अभी काफ़ी सारा यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल पे आर्किटेक्चर है ये। तो ये हमारे पास में है, ये यहाँ पर हमारा ये सर्वर है। अब सर्वर टॉमकैट मान के चल लो यहाँ पर ये। अब ये सर्वर जो है ऑब्वियसली किसी ना किसी मशीन के ऊपर इंस्टॉलेशन रहता है। अब ये मशीनें जो रियल टाइम में होती है, तो ये मशीन तो विंडो बेस्ड भी हो सकती है। तो एज ए डेवलपर हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो हमारी मशीनें विंडो बेस्ड होती है, बट एनवायरनमेंट में जो मशीनें होती है वो लिनक्स बेस्ड मशीनें होती है। तो AWS क्लाउड में हम लोग मशीनें परचेस करते हैं ये। यदि हमको क्लाउड से मशीनें परचेस करना है तो EC2 का यूज़ करके। अब यहाँ पर जो है वो हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन होता है। अब ये एक बैंकिंग एप्लीकेशन मान लो, यहाँ पर ये एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन है या कुछ इंश्योरेंस का एप्लीकेशन है। और ये सर्वर जो है हमें वेब पेजेस जो है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहा है, जब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं ओवर द नेटवर्क। ये इंटरनेट में हम लोग एक्सेस कर रहे हैं ये। तो HTTP प्रोटोकॉल से यहाँ पर जो हमारे पास में डेटा आ रहा है यहाँ पर ये। अब ये एक हमारा एप्लीकेशन है एक्सिस बैंक का है ये। तो हमारे पास में क्या है कि ये जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे पास में रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग देखूँ, मैं यहाँ पर ये एक्सिस बैंक का, तो ये मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरे पास में रिस्पॉन्स आया। अब इसके अंदर ये सब जो है वो एजेस के फीचर है ये। तो मुझे नेट बैंकिंग यूज़ करना है तो मुझे क्या करना है कि लॉगिन करना है। यदि मुझे कॉर्पोरेट बैंकिंग करना है यहाँ पर तो मुझे लॉगिन करना है।
तो ये बैंकिंग का एप्लीकेशन है, यहाँ पर सिक्योरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर यूज़र आईडी पासवर्ड रहेगा, फिर ओटीपी आएगा, फिर जो भी तुम डेटा सेंड करोगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एनक्रिप्टेड, एनक्रिप्शन के फॉर्मेट में हमेशा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जाता है, यहाँ पर क्या सर्टिफिकेट होते हैं। लेकिन ऐसा कि ऐसा एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पर कि W3 स्कूल में होगा, तो ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम है। यहाँ पर क्या होता है, लोगों का पैसा होता है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर हैकर जो है वो उसके हैक करने की संभावना ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर जो अभी फ्रॉड होते हैं। बट ऐसे एप्लीकेशन पे इतना कुछ नहीं रहता है ये तो, इसके ऊपर इतना सर्टिफिकेशन लगता है, और ये सब इसमें इतना सिक्योरिटी का लेवल नहीं रहेगा कि यहाँ पर डेटा इंक्रिप्शन होगा ब्राउज़र लेवल पे, सर्वर के लेवल पर, उसके बाद में जाएगा। लेकिन बैंकिंग एप्लीकेशन में काफ़ी सिक्योरिटी की लेयर्स लगी हुई होती है यहाँ पर। ये तुम जो भी रिक्वेस्ट करोगे यहाँ पर, तो वो ऊपर क्या होती है यहाँ पर, ये ब्राउज़र पे वो इनक्रिप्ट होती है। यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो पूरा के पूरा डेटा पूरा के पूरा इनक्रिप्ट हो जाएगा वहाँ पर। हमारे ब्राउज़र पे क्या होते हैं, सर्टिफिकेट होते हैं ये दिखते हैं वो यहाँ पर हम लोगों के पास में, कौन सा सर्टिफिकेट हमारे ब्राउज़र पे लगा हुआ है यहाँ पर। ये पूछा भी जाता है ज़्यादा कुछ जगह इंटरव्यू में, ये कि ये कौन से सर्टिफिकेट होते हैं, SSL TLS, ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं। तो अब ये मेरा बैंकिंग का सिस्टम है, मैं इसमें लॉगिन करूँगा। अभी लॉगिन करने के बाद में ये जो मेरे पास में वेब पेजेस आ गया मेरे पास में ही, तो किसी न किसी तरीके का यहाँ पर क्या है कि वेब एप्लीकेशन है यहाँ पर। अब यही एप्लीकेशन जो रहते हैं सर्वर पे, यही होते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे बने होते हैं, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे बने होते हैं। माइक्रो सर्विसेज रहेगा तो ये एक एप्लीकेशन ही रहेगा, ये ब्रेक किए हुए मल्टीपल एप्लीकेशन होंगे जो अलग अलग सर्वर पर रन हो रहे होंगे। तो वो आर्किटेक्चर एप्लीकेशन को राइट करने के लिए। लेकिन अभी हम लोग ये वेब एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में जो रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर ये, अब यदि हम लोग कुछ अकाउंट क्रिएशन कर रहे हैं या कुछ इंश्योरेंस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास में कुछ उस बैंकिंग में या म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग क्या होते हैं, उसके अंदर बैंक के अलग अलग सेक्टर होते हैं। जैसे जहाँ हम लोग हमारा एज ए कस्टमर, जहाँ पर हमारा जो पैसा है वो सेव होता है एंड यूज़र का, उसको हम लोग रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। जहाँ पर यदि हम लोग कोई लोन ले रहे हैं तो वो लोन वाले डिपार्टमेंट में जाएगा। फिर यदि हमारा क्रेडिट डेबिट कार्ड है तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जाएगा। हर काम का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है बैंकिंग में, तो एज ए कस्टमर हमको वो चीज़ें मिलती है। तो यदि कोई सा भी प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है कि मान लो कि हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यहाँ पर। अब वो इंफॉर्मेशन में हमारे पास में एक डेटा है, लाइक हमारा पेन नंबर। तो पेन नंबर के थ्रू वो तुम्हारा डेटा देखना चाहते हैं। बैंकिंग सिस्टम क्या है कि तुम्हारा जो भी कितना टैक्स यहाँ पर फिल कर रहे हो, कितना तुम्हारा इनकम अकाउंट में आ रहा है, जो भी तुमने इन्फॉर्मेशन बैंक को प्रोवाइड की है वो राइट या रॉन्ग है। तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो हमारे थर्ड पार्टी सिस्टम, तो ये क्या करेगा, इंटरनली सारी बैंकिंग को क्या होता है कि एक्सेस रहता है, कुछ API इनके एक्सपोज किए हुए हैं जहाँ से वो डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। तो हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहेगा हमारा, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ सर्विसेज एक्सपोज रहेंगे जो कि वो बैंकिंग सिस्टम उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ से वो इंफॉर्मेशन को वहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शेयर करेंगे। अब उसका भी एक एप्लीकेशन रहेगा यहाँ पर, ITD ऐप मान लो उसको, इसका भी एक एप्लीकेशन है। तो वो एप्लीकेशन जो है वो रिस्पॉन्स में जस्ट तुमको डेटा डेटा देगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर डेटा को हम लोग कोई रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में नहीं देखने वाले, ब्राउज़र के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर या मोबाइल में। एक मोबाइल भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ मैं, क्योंकि दिन भर हम लोग फ़ोन तो चलाते ही हैं। तो ये ब्राउज़र पे, ये हम लोग मोबाइल पे हमारे डेटा को देखने के हमें एक रिप्रेजेंटेबल फॉर्मेट में डेटा चाहिए। हम जो हमारे डेटा को यहाँ पर जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जस्ट हम लोग डेटा से मतलब रख रहे हैं, हमको यहाँ पर व्यू से मतलब नहीं रखना है। बट जो ये इस टाइप का जो एप्लीकेशन होगा वो जस्ट हमको डेटा ही देगा ये।
तो जो एप्लीकेशन जस्ट हमको डेटा देता है, कोई व्यू नहीं देता, ऐसे एप्लीकेशन को हम बोलते हैं वेब सर्विसेज। तो लाइक यदि तुम कुछ वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में देखना चाहते हो अपने फ़ोन के अंदर की अभी कितना टेम्परेचर है, तो जो हमारा फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है उसने उसकी सर्विसेज एक्सपोज करके रखी हुई है, तो कोई भी उसको क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है यहाँ पर ये। तो ये इस केस में ये भी एक एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है। अब हो सकता है कि तुम इस टाइप के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो सकता है कि तुम इस टाइप के एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो, तो ये एप्लीकेशन होगा वो वेब सर्विसेज की कैटेगरी में आएगा। तो जहाँ पर क्या है कि हम लोग वेब सर्विसेज को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ये प्रोवाइडर कैटेगरी में आएगा, और वेब सर्विसेज को क्या कर रहा है, ये एप्लीकेशन कंज्यूम कर रहा है यहाँ पर ये। हो सकता है कि ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास में उस वो आधार कार्ड को वैलिडेट कर रहा हो, तो हमारे वो क्या आधार कार्ड के एप्लीकेशन को कॉल करेगा यहाँ पर। तो आधार कार्ड का यहाँ पर क्या रहेगा, सर्वर रहेगा, बैंकिंग को एक्सेस करने का उनका वो रहता है, उसके लिए वो पे करते हैं, क्योंकि वेब सर्विसेज जो होती है वो लाइसेंस्ड होती है, बनाते इसके लिए क्योंकि बिजनेस करना है हमको। तो ये आधार कार्ड का यहाँ पर हमारे पास में वेब सर्विसेज हो, तो बैंकिंग सिस्टम जो भी इंफॉर्मेशन मांगती है ये, तो यहाँ पर वैलिडेट करेगी कि तुम ये इंडियन सिटीजन है कि नहीं है, इसका पूरा डेटा यहाँ पर है कि नहीं, डेटा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जो भी वो बैंक में प्रोसेस करेगा या तो वो होगा, या तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो जो हमने फॉर्म फिल किया है वो फेल हो जाएगा यहाँ से ही, आगे प्रोसीड नहीं होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच हुई तो यहाँ पर ये आजकल ये आधार नंबर से सारा का सारा डिटेल फेच हो जाता है बैंकिंग बैंकिंग के पास में, क्योंकि उन्होंने उसको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिया हुआ रहता है ये। फिर उनको उनका इनकम डिटेल देखना हो तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी देख सकते हैं। तो देखो ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है, ये भी एप्लीकेशन है। तो ऐसे एप्लीकेशन जो क्या कर रहे हैं कि एक वेब पेज दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्विसेज। तो उसके लिए जो हमारा कंज्यूमर रहता है वो क्या होता है कि ऐसे वो ब्राउजर के ऊपर क्या करता है, उसको वो देखता है ये, और मोबाइल के ऊपर भी वो देख सकता है, वो मोबाइल के अंदर ही ब्राउजर होता है या मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड एप्लीकेशन होते हैं, आईओएस एप्लीकेशन होते हैं। तो वो एप्लीकेशन उस डेटा को कंज्यूम करते हैं वो। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या हमारे एप्लीकेशन जो डेवलपमेंट होते हैं ये, तो एक होता है वेब एप्लीकेशन, एक होता है वेब सर्विसेज। तो इंडस्ट्री के अंदर कोई सा भी सॉफ्टवेयर यदि बना हुआ रहता है, वो कोई सा भी सॉफ्टवेयर यदि हमारे पास में बना रहे, तो वो एज ए वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज नहीं होता है वो, उसको हम लोग बोलते हैं एज ए एंटरप्राइज एप्लीकेशन, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं उसको, हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हमारा क्लाइंट क्या करेगा, उस एप्लीकेशन को यूज करके बिजनेस करेगा, तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेब सर्विसेज एंड वेब एप्लीकेशन। जो हमारा एंटरप्राइज जो एप्लीकेशन जो होगा, वो हमारा वेब सर्विसेज और वेब एप्लीकेशन के कॉम्बिनेशन में होगा, ये जो हमारा एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। तो जरूरी नहीं कि क्लाइंट साइड में जो डेटा आए वो एक ही सर्वर से आए, वो मल्टीपल सर्वर से भी आ सकता है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में तो मल्टीपल सर्वर से ही आता है वो डेटा। अब ये यदि हमारा ये इस टाइप का यदि एप्लीकेशन है लाइक मेक माई ट्रिप, अब ये यहाँ पर अच्छा दिखता है ये। तो अब मेक माई ट्रिप का जो एप्लीकेशन है यहाँ पर ये फ्लाइट वाला, होटल वाला, होम विलास, हॉलीडे पैकेज, ये सब जितने भी हमारे पास में सेक्शन है, उसका डेटा जो है वो अलग अलग सर्वर से आ रहा है। वो एंड यूजर को लग रहा है कि एक ही जगह से आ रहा है, लेकिन सबके अलग अलग सर्वर है। तो ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे डेवलप्ड है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये सब जो सेक्शन है ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। अभी इनको एक ही सर्वर पे यदि रख देंगे, तो यदि हमारा फ्लाइट वाले सेक्शन में प्रॉब्लम आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको फिक्स करने के लिए हमको पूरा सर्वर डाउन करना पड़ेगा। तो ये सर्वर भी डाउन हो जाएगा, ये भी सब काम नहीं करेंगे, तो बिकॉज ऑफ फ्लाइट ये सब भी
किसी टाइम पे बंद रहेंगे तो हमारे बिजनेस लॉसेस होंगे इससे। तो हम क्या करते हैं कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, जहाँ पर सारे के सारे सेक्शन को अलग अलग रखते हैं। यदि एक में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे ऑन रहेंगे, जिससे क्या होगा कि उस कंपनी को क्या बिजनेस लॉस कम होंगे। सारे के सारे बंद हो जाएंगे तो एक टाइम पे बिजनेस लॉस ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पर ये। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, जो जहाँ पर स्केल काफ़ी बड़ा रहे। तो अभी तो एक सिंपल सा ये हमारे पास में फ्लो है, लेकिन बड़े बड़े जो एप्लीकेशन होते हैं वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे होते हैं। यहाँ पर सिंगल सर्वर नहीं रहेगा, मल्टीपल सर्वर रहेंगे। और वो सर्वर और अच्छे से काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकर कुबरनेटिस। उसमें ऑटो स्केलिंग परफॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ डॉकर एंड कुबरनेटिस, क्योंकि इतने सारे सर्वर को फिजिकली रखना काफ़ी चैलेंजिंग है। ये उसको हम लोग आगे देखते हैं। अभी हम लोग जो है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशन की बात कर रहे थे यहाँ पर ही। तो कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि हमको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्रिएट करना है, और डिस्ट्रीब्यूटेड में हमें एंटरप्राइज लेवल का क्रिएट करना है। अब बात ये आती है कि जब हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उस एंटरप्राइज एप्लीकेशन का डेवलपमेंट फास्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में क्लाइंट को डिलीवरी ही फास्ट हो चाहिए ये। उसी के अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर कंपनी अपने अपने स्ट्रेटेजी को क्या करती है, चेंज करती है ये। तो जो जितनी फास्ट डिलीवरी देगा, जितना फास्ट काम करके देगा, क्योंकि जितने जल्दी क्लाइंट को उनके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर मिलेगा तो वो उतनी जल्दी मार्केट में आएंगे और जितनी जल्दी से वो बिजनेस करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास में अलग अलग क्या होती है, टेक्नोलॉजी और फ्रेमवर्क। तो हम लोग फ्रेमवर्क पे डायरेक्टली काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम जो है हमारे सिस्टम को जो है हम लोग एज ए बैकएंड साइड में हम लोग जावा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। तो बैकएंड में हम लोग जावा, पाइथन, डॉट नेट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम मैं जावा डेवलपर हूँ, और ये जो कोर्स है वो जावा के लिए, तो मैं जावा का यूज़ करूँगा। तो उसके लिए हमें लीजिए हमें कोर जावा का नॉलेज चाहिए। अब कोर जावा से हम लोग जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स लर्न करते हैं, और कोर जावा के अंदर हमारे पास में एपीआई होते हैं। तो कोर जावा कोई सन माइक्रो सिस्टम का वर्ड नहीं है ये। सन माइक्रो सिस्टम के पास में जावा था, अब वो ओरेकल के पास में है। ये जो है पर्टिकुलरली हमारे पास में जो कोर जावा है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और एपीआई भी अवेलेबल है। एपीआई अवेलेबल अवेलेबल है मतलब रेडीमेडेड प्रोग्राम भी है। किसके रेडीमेडेड प्रोग्राम है, कलेक्शन के, थ्रेडिंग के, आईओ के। जिससे क्या होता है कि हम लोग क्विकली जो है वो बिजनेस लॉजिक को राइट कर सकते हैं। तो अभी के समय में वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा फेमस है जिसके पास में ज़्यादा एपीआई है। जैसे कि अभी पाइथन ज़्यादा फेमस है, बिकॉज पाइथन के पास में भी वो सारे एपीआई है जो जावा के पास में है, और पाइथन बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन पाइथन जो है वो डेटा साइंस में, जहाँ पर न्यूमेरिक कैलकुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर अच्छे से काम करता है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लेवल पे फेमस जो है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ पर हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, बिकॉज ऑफ जेवीएम। तो बैंकिंग डोमेन पे ज़्यादातर जो होते हैं वो जावा का यूज़ करते हैं बैकएंड साइड में ही। डेटा साइंस में मोस्टली यूज़ करते हैं पाइथन का, क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर एनालिटिक्स ज़्यादा है, वहाँ पर रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। तो वहाँ पर पाइथन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा फेमस रहती है। ऐसा डॉट नेट भी है, जहाँ पर यूआई यूज़र इंटरफेस अच्छा चाहिए, वहाँ पर डॉट नेट भी है। बट एज कम्पेयर डॉट नेट, जावा जो है वो ज़्यादा फेमस है, क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये। और अभी अभी जो है वो जावा स्क्रिप्ट भी बैकेंड में यूज़ होने लगी है। वो नोड जेएस के अंदर जो है वो जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो बैकेंड साइड में एग्जीक्यूट होती है विद इन द नोड जेएस। तो एज ए मीन स्टैक डेवलपमेंट नोड जेएस भी बैकेंड साइड जावा स्क्रिप्ट भी एज ए नोड जेएस में से यूज़ होती है, बट हम लोग जावा को देखेंगे। तो कोर जावा में हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग को अंडरस्टैंड करते हैं और उसके एपीआई को अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर। लेकिन इससे हम लोग एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट नहीं करते हैं, जिससे कि हमको बिजनेस करना है। ये एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं सिर्फ कोर जावा से। तो कोर जावा से जस्ट हम लोग जावा से इंटरेक्ट करते हैं। अब उसके बाद में आता है हमारे पास में एडवांस जावा। कोर जावा, एडवांस जावा, ये स्टूडेंट टर्मिनोलॉजी है। बाकी ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी
जिनने उसको डेवलप किया उनकी तरफ से नहीं है। वो बात करते हैं J2 AC, J2 EE, J2 ME में ये। तो कोर जावा इट इज़ अ पार्ट ऑफ J2 AC। एडवांस जावा के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारा जो एप्लीकेशन जो है वो कोर जावा के बाद में हम लोग जावा का यूज़ करके जब हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में तुम जब डेटाबेस से इंटरेक्ट करोगे तो डेटाबेस है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ओरेकल, माई, तो उसको एडवांस जावा हम लोग बोलते हैं, वो J2 AC का ही पार्ट है वो। तो जहाँ पर क्या होता है कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट मशीन से इंटरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो सारे के सारे API उठा कर डाल दिए एडवांस जावा के अंदर। तो उसमें हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डेटाबेस से हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। फिर अब हमारे प्रोग्राम को हम लोग क्या बनाते हैं, एज ए सर्वर साइड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाते हैं जो कि सर्वर पर हमारा एप्लीकेशन रन करेगा, और वो रिमोटली किसी भी यूज़र से रिमोटली वो इंटरेक्ट करेगा किसी भी सिस्टम से। तो जब तक तुम कोर जावा में हो तुम्हारा प्रोग्राम तुम्हारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होगा ओनली। वो जस्ट जावा क्या है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वो तुम्हारा सिस्टम पे तुम्हारा प्रोग्राम रन होगा, उसको स्टेल ऑन टाइप का बोल सकते हैं हम लोग ये। क्योंकि जो आउटपुट है वो तुम्हारे सिस्टम पे ही दिख रहा है, लेकिन जब लोग एडवांस जावा पे जाते हैं तो हमारा जो जावा का प्रोग्राम है वो डिफरेंट डिफरेंट मशीनों से इंटरेक्ट करता है वो। तो जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि उसके API का यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस के लेवल पे हम लोग API का यूज़ करते हैं JDBC, जहाँ पर हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं। फिर सर्वर के लेवल पे हम लोग यूज़ करते हैं एज ए सर्वलेट। सर्वलेट करते हैं, JSP करते थे, अब नहीं करते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बताना जरूरी है ताकि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम लोग कैसे काम करते हैं वो हमको अंडरस्टैंड होगा, इसलिए JSP का थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए। काम नहीं करना इंडस्ट्री में तो काम ही नहीं होता है JSP वगैरह पे। अब तो सब आउटडेटेड है ये, काम तुम लोग सर्वलेट में भी नहीं करते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए स्प्रिंग स्प्रिंग बूट सर्वलेट का नॉलेज होना जरूरी है। इवन हमको एक सर्वलेट भी राइट नहीं करना लेकिन सर्वलेट का नॉलेज जरूरी है। और ये अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये कि लोग स्प्रिंग स्प्रिंग बूट ये सब लर्न कर रहे हैं, उनको सर्वलेट के बारे में प्रॉपर पता नहीं है, तो वो इंटरनल कैसे काम करता है, कैसे रिक्वेस्ट हैंडलिंग होती है, कैसे रिक्वेस्ट ट्रैप होता है, वो अंडरस्टैंड नहीं होता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल। तो ये कोर जावा एडवांस जावा एक तरीके का फंडामेंटल, और इंटरव्यू में यही देखा जाता है तुम्हारा कितना अच्छा कोर कॉन्सेप्ट है। यदि 50-60% इंटरव्यू का माइंडसेट सिलेक्शन या रिजेक्शन का कोर जावा पे हो जाता है, वो आगे वाले क्वेश्चनों पे जाते ही नहीं है यदि ये कोर जावा अच्छे से नहीं जा रहा है तो ये। तो कोर जावा अच्छा चाहिए लॉजिकल प्रोग्रामिंग के लिए, एडवांस जावा अच्छा चाहिए कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन का कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है ये। तो वो सर्वलेट JDBC इसी में रहता है ये। तो कोर जावा एडवांस जावा की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि एंटरप्राइज एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सारी कोडिंग करना पड़ेगी उसके लिए। तो इंडस्ट्री में हम लोग डायरेक्टली इसी प्रोग्रामिंग को यूज़ नहीं करते हैं, वो कोर जावा को एडवांस जावा को हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग इंडस्ट्री में फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। तो अब ये इसके बाद में कोर जावा एडवांस जावा के बाद में हमारे पास में आते हैं फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क में फ्रेमवर्क हमारे पास में होता है हमारा ये स्प्रिंग। फ्रेमवर्क में हमारे पास में है हमारा ये हाइबरनेट। फ्रेमवर्क में हमारे पास में पहले होता था स्ट्रट्स। फ्रेमवर्क में हमारे पास में होता था पहले EJB। चलते थे एक समय पहले दोनों, अब दोनों हो गए हैं आउटडेटेड। दोनों की जगह ले लिए यहाँ पर स्प्रिंग ने। ओनली स्प्रिंग जो है वो सारे काम कर देता है ये। तो पहले के समय में क्या होता है कि जब हम लोग एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं
तो एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन क्रिएट करने में हम लोग मल्टीपल सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, लाइक सर्वर, लाइक डेटाबेस, लाइक एसएमटीपी सर्वर, हमको मेलिंग करवाना है, मैसेजिंग करवाना है, तो मैसेजिंग का सर्वर सर्वर रहता है। हमें उसके अंदर स्ट्रीमिंग करना है तो वहाँ पर रेबिट एमक्यू या अपाचे काफका ऐसे एसिंक्रोनस कॉल के लिए हमारे पास में सर्वर रहते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी वेब सर्विसेज कॉल रहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि ये हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को भी कॉल करते हैं हमारे एप्लीकेशन में ही। तो एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, काफ़ी सारे जो होते हैं वो सर्वर्स होते हैं, ये सेट ऑफ सर्वर एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए ये। तो उन सर्वर से भी हमको इंटरेक्ट यहाँ पर क्या करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो लर्निंग जो है, हमको जो काम करना है वो फ्रेमवर्क पे करना है। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। हाइबरनेट जो है वो एज ए परसिस्टेंस लेयर पे काम करता है, ओनली डेटाबेस साइड में काम करता है ये। बट स्प्रिंग के पास में भी वो सारी फैसिलिटी है डेटाबेस से इंटरेक्ट करने की, जरूरी नहीं कि तुमको हाइबरनेट भी आना चाहिए साथ में ये। बट स्प्रिंग जो है वो इंटरनली हाइबरनेट का यूज़ करता है वो ये। अभी मैं स्प्रिंग के बारे में बात करूंगा जब आगे बताऊंगा ये। तो ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो बनाया यहाँ पर ये, तो फ्रेमवर्क होता है सेमी डेवलप्ड कोड। तो यहाँ पर सेमी डेवलप्ड कोड का मतलब ये होता है कि कोर जावा, एडवांस जावा पूरा के पूरा लगा के बहुत सारे एप्लीकेशन के अंदर जो कॉमन फैक्टर होते हैं, जो कॉमन थिंग्स होती है, जो सारे के सारे एप्लीकेशन में कॉमन होती है, जो कॉमन यूटिलिटी होती है, ये सब मिला के हमारे पास में क्या होते हैं कि एज ए डेवलपमेंट के लेवल पे जो है वो हमको 50 to 60% का जो कोड है वो रेडीमेडेड अवेलेबल रहता है। फ्रेमवर्क का मतलब ये रहता है सेमी डेवलप्ड कोड, काफ़ी कोड जो है एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है ये। 50 से 60% का जो तुम्हारा कोड है वो सेमी डेवलप्ड है। अब वो कोड यदि फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं करोगे, ये पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे, कोर जावा, एडवांस जावा, ये टेक्नोलॉजी है, ये J2SE, J2EE, J2ME सभी टेक्नोलॉजी है ये। तो तुमको बहुत एफर्ट लगाना पड़ेंगे। हो सकता है यहाँ तुम जो काम तुम्हारे यहाँ पर एक साल में हो रहा हो, वो काम तुम्हारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क की हेल्प से 3 महीने 4 महीने में हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या, काफ़ी सारा हमारे पास में कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी डेवलप्ड कोड। बहुत सारा कोड अवेलेबल है, इसके टॉप पे हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग को राइट करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास में इन द फॉर्म ऑफ एपीआई, इन द फॉर्म ऑफ कंटेनर, लाइक स्प्रिंग में आईओसी कंटेनर है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो आईओसी कंटेनर करके देता है ये। तो कोर जावा, एडवांस जावा करने के बाद में भी हम लोग एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, उसके बाद में भी हमें कुछ चीज़ें लर्न करना पड़ती है, लाइक डिज़ाइन पैटर्न। इंटरव्यू में पूछे जाते हैं डिज़ाइन पैटर्न। तो डिज़ाइन पैटर्न क्या होते हैं कि एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना पड़ता है। जैसे कि हम हाउस बिल्ड करते हैं तो उसके पहले उसका डिज़ाइन करवाते हैं, उसको स्ट्रक्चर करवाते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पहले सॉफ्टवेयर जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसको स्ट्रक्चर करना पड़ता है प्रॉपरली, उसके अकॉर्डिंगली हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड से। ऐसा नहीं है कि हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई और हमने सीधा कोड करना स्टार्ट किया। हमको एक वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कोड को राइट करना पड़ता है, लेयर्स के फॉर्मेट में राइट करना पड़ता है कि मेरा ये वाला सेक्शन जो रहेगा वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा, मेरा जो ये वाला सेक्शन रहेगा वो यूजर से इंटरेक्ट करेगा, ये वाला सेक्शन जो रहेगा वो डिफरेंट टाइप के एक्सटर्नल सिस्टम से क्या करेगा, वो इंटरेक्ट करेगा, लाइक वेब सर्विसेज, मेलिंग सर्वर। तो पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कोड राइट करना पड़ता है। फिर कोडिंग के अंदर क्या होते हैं, जावा के क्लास लिखते हैं, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है हमको, पहले देखना है क्या उसका यूज केस है, उसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो हम लोग सिंगलटन, प्रोटोटाइप, इस टाइप के डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो हमें क्या आना चाहिए, प्रॉपरली जो है वो डिज़ाइन पैटर्न का नॉलेज चाहिए। फिर प्रॉपर किसका नॉलेज चाहिए हमें, ये उप्स का नॉलेज चाहिए। ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए अननेसेसरी हमको ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं करना है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है एप्लीकेशन में। कहाँ पर हमको एनिट्रेंस का रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर हमें जो है वो एज ए रिलेशनशिप अप्लाई करना है, ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में। और ये सब ये कोड जावा में आता है ये, और यहीं पर ही
अटक जाते हैं, वहां से क्या हो जाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है ये। तो फेस करोगे प्रॉब्लम तो यहीं पर करोगे। फ्रेमवर्क में इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं तो बस दो ही चीज़ होती है, या तो पता होता है या नहीं होता है। यहाँ पे कोई लॉजिकल क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, यहाँ पे इतना कन्फ्यूजन होता है। यहाँ थ्योरेटिकली भी काम चल जाता है, लेकिन जो कोर जावा, एडवांस जावा, डिज़ाइन पैटर्न पे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्किल पता चलता है उससे ही, है तो यहाँ पर काफ़ी एफर्ट लेना पड़ते हैं। तो उप्स के प्रिंसिपल रहते हैं कि एप्लीकेशन के अंदर तुमने कहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन लगाया, पॉलीमॉर्फिज्म लगाया, इनहेरिटेंस लगाया, एनकैप्सुलेशन लगाया, कैसे उप्स को प्रॉपर यूज़ किया, उसमें प्रोग्रामिंग करना इजी रहता है। डेवलपर को जल्दी अंडरस्टैंड होता है यदि हमने उप्स में प्रोग्रामिंग की है, क्योंकि वहाँ पर क्लासेस रहती है। फिर डिज़ाइन पैटर्न चाहिए। अलग अलग कैटेगरी के डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, स्ट्रक्चरल, बिहेवियरल, और एक और कैटेगरी है, और डिज़ाइन पैटर्न होते हैं वो चार पांच जो है वो हमेशा ही सारे के सारे प्रोजेक्ट में लगते ही हैं। फिर एक हमारे पास में होते हैं सॉलिड प्रिंसिपल। तो सॉलिड प्रिंसिपल हमारे प्रोजेक्ट में लगा हुआ होना चाहिए। अननेसेसरी क्लासेस क्रिएट नहीं करना, ये प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते जब हमारा एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट होता है ये। तो ये तो कॉमन है किसी भी टाइप के एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। हम जो बनाएंगे उसमें भी वो जो हमें सेमी डेवलप्ड कोड मिला हुआ है हमको स्प्रिंग से या हाइबरनेट से, उसमें भी क्या है कि ये सब लगा हुआ है ये। तो ये तीनों एरिया में स्ट्रांग रहना पड़ता है एज ए डेवलपर। तो काम जो करते हैं हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में करते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पर स्ट्रांग नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग ये पार्ट में काम करने का मतलब नहीं। काम तो हो जाएगा, काम होने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फील नहीं होगा इंटरनली कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें हो रही है। जब तक ये फील नहीं होगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। डिबगिंग करते हम कोड को तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे फंडामेंटली सही नहीं है, हमको इंटरनली नहीं पता यहाँ पर ही। तो ये जो हमारे पास में फ्रेमवर्क डेवलपमेंट जो है ये, इसके इंटरनल बिहाइंड द सीन ये कोर जावा, एडवांस जावा, ये सभी लगा हुआ है ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो हमको इन द फॉर्म ऑफ मॉड्यूल मिलता है ये। तो लाइक ये स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है, ये बेस मॉड्यूल है। तो ये स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को स्कोप प्रोवाइड करने में। तो किसी भी तरीके की एप्लीकेशन में क्या होगी, सेट ऑफ क्लासेस रहेगी। अब उसमें मान लो 1000 क्लास है। अब तुम कोर जावा, एडवांस जावा का यूज कर रहे हो और ऑब्जेक्ट क्रिएट खुद से कर रहे हो मैन्युअली, कहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए भी कोड राइट करना पड़ेगा। वो न्यू से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, न्यू ऑपरेटर से क्लोनिंग कर रहे हो, देर आर द मल्टीपल वे फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या करता है, स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल ले लेता है, आईओसी कंटेनर ले लेता है ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का। तो हमारा वो कोड रिड्यूस हो जाएगा वहाँ से। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कोर मॉड्यूल ने ले ली। तो पहले एक्सएमएल बेस्ड होता था, अभी वो एनोटेशन बेस्ड होता है। और स्प्रिंग बूट में तो वो स्कैनिंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, बहुत ही छोटा सा कोड राइट करना पड़ता है। तो स्प्रिंग बूट में तो और कोड रिड्यूस हो गया है, लेकिन स्प्रिंग बूट के पहले स्प्रिंग फ्रेमवर्क का था। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कौन कौन सी अप्रोच थी, ये एटलीस्ट अंडरस्टैंड होना जरूरी होता है। तो एटलीस्ट स्प्रिंग कोर का नॉलेज होना तो जरूरी है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। तो जो फ्रेमवर्क होते हैं वो बायलर प्लेट कोड को रिड्यूस करते हैं ये। फिर स्प्रिंग का एमवीसी मॉड्यूल है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, जहाँ पर हमको डेटाबेस कनेक्ट करना, वहाँ पर स्प्रिंग का जेडीबीसी भी है और स्प्रिंग का ओआरएम भी है, जिस हाइबरनेट वाली जो प्रोग्रामिंग है वो भी है। इसके अलावा हम लोग स्प्रिंग के अंदर जो है वो रेस्ट एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रिंग के अंदर हमारे एप्लीकेशन को हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन हमको एप्लीकेशन पर लगाना पड़ता है कि कौन कौन से यूज़र जो एक्सेस कर सकते हैं। लाइक ये एक्सिस बैंक का एप्लीकेशन है, तो उसको वही एक्सेस कर पाएगा इंटरनेट बैंकिंग जो बैंकिंग का कस्टमर है। तो ये ऑथेंटिकेशन हो गया है। अब मैं एप्लीकेशन मैंने लॉगिन भी कर लिया है, तो मैं सब कुछ नहीं देख लूंगा उस बैंक का। तो मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर फीचर के लिए मैं ऑथराइज हूँ मैं ये। तो हम लोग एप्लीकेशन के लेवल पे क्या करते हैं, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन लगाते हैं। जैसे हम हमारे कॉलेज में जाते हैं तो हमारे पास में आईडी कार्ड है, तो आईडी कार्ड से हम लोग कॉलेज में एंटर कर सकते हैं, तो हम लोग ऑथेंटिकेटेड पर्सन है। लेकिन हम लोग सारे डिपार्टमेंट एंटर नहीं कर सकते हैं,
हम लोग ऑथराइज नहीं है सारे डिपार्टमेंट के लिए। वैसे एप्लीकेशन के अंदर भी हम जो भी कोड कर रहे हैं उसके एपीआई क्रिएट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन यूजर रोल हम लोग उस एपीआई को ऑथेंटिकेट या ऑथराइज करते हैं ये कि कौन से यूजर को कौन कौन से एपीआई एक्सेस करने का परमिशन है यहाँ पर ये। तो वो सब स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर आता है वो। तो ऐसे क्या है कि बहुत सारे मॉड्यूल है जो कि उसका कोड स्प्रिंग ने हमको बना के रखा हुआ है। और यदि स्प्रिंग यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर सब मैन्युअली करो, कोर प्रोग्रामिंग करो, जिसमें काफ़ी सारा एफर्ट लगेगा और काफ़ी सारा टाइम लगेगा। और क्लाइंट को अभी टाइम नहीं है, वो बहुत क्विकली डिलीवरी चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो उनको जल्दी मिलेगी। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर इतने सारे मॉड्यूल थे, काफ़ी सारे मॉड्यूल थे। बट स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर भी बालर प्लेट वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। यहाँ पर ही बहुत सारा कोड था, वो रिपीटेड कोड था। और वो रिपीटेशन कहाँ पर आ रहा था, उनके कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे आ रहा था, जहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। लाइक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें एक्सएमएल के लेवल पे या एनोटेशन के लेवल पे अलग अलग अप्रोच होती है कॉन्फ़िगरेशन करने की। हमें क्या देना पड़ रहा था वहाँ पर, कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ रहा था वहाँ पर। ये तो ये कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना भी एक तरीके का हेक्टिक ही है ये, क्योंकि जितना बड़े जितनी सारी क्लासेस रहेगी उतना सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा उसके अंदर। जितने ज़्यादा हम लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उतना सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो मेरे यूट्यूब वीडियो में, दो तीन वीडियो में ये चीज़ें समझ में आएगी कि कहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिड्यूस हुआ है, कहाँ पर ये। तो उन्हीं कॉन्फ़िगरेशन को रिड्यूस करने के लिए, बहुत लेस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जस्ट हमारा फोकस हमको बिजनेस लॉजिक पे करना है। हमको एप्लीकेशन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन और कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सब हमको डाल देना है हमारे फ्रेमवर्क के ऊपर ही। कॉन्फ़िगरेशन तो करना है लेकिन बहुत कम कॉन्फ़िगरेशन करना है, काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उनने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉप पर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कोई चेंजेस नहीं होगा, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर बनाया है ये स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट के अंदर स्प्रिंग फ्रेमवर्क की, लेकिन क्या यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो क्या थी, यहाँ पर हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा था। तो वो कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर रिड्यूस किया। यहाँ पर ये काफ़ी सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है ये। और हमारा जब एप्लीकेशन होता है तो रियल टाइम एप्लीकेशन होते हैं, वो अलग अलग एनवायरनमेंट में काम करते हैं। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट, यूएटी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर स्प्रिंग बूट के पास में बहुत सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड फीचर्स है ये। अब स्प्रिंग बूट जो है उसके इंटरनली ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, फीचर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन रेडी फीचर। लाइक जब भी एप्लीकेशन हमारा लाइव होता है तो हमें ये एनालिसिस करना पड़ता है, सर्वर सर्वर को एनालिसिस करना पड़ता है, उस सर्वर के मैट्रिक्स को देखना पड़ता है कि सर्वर कितना रैम ले रहा है, कितना सीपीयू ले रहा है ये। तो ऐसे क्या होता है, काफ़ी सारे एडिशनल फीचर जो होते हैं हमको स्प्रिंग बूट के अंदर मिलते हैं। स्प्रिंग बूट में बताऊंगा मैं यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क को कोई और इम्प्रूव किया, कॉन्फ़िगरेशन को लेस किया कि जो डेवलपर्स रहे वो उनके बिजनेस लॉजिक पे फोकस रहे ज़्यादा, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट मिला है उसके लॉजिक पे वो फोकस रहे। उनको काफ़ी कम कोड करना पड़े, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड कोड। या फिर हम लोग जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसके लिए भी हमको कुछ कोडिंग और कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ते हैं। ये सब स्प्रिंग बूट इंटरनली देख लेता है, हमको ये सब नहीं करना पड़ता है ये। और वर्जनिंग से रिलेटेड भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। जब हम लोग मल्टीपल लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो हमको उनके वर्जन भी पता होना चाहिए क्या कॉम्पेटेबल है। लाइक स्प्रिंग का हम लोग 5.x यूज़ कर रहे हैं तो जावा का 11 वर्जन ही चाहिए मिनिमम। फिर उसके ऊपर हम लोग कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यदि यूज़ कर रहे हैं लाइक लॉगिंग से रिलेटेड या फिर जेसन से रिलेटेड, तो उसके वर्जनिंग को का भी हमको पता होना चाहिए, नहीं तो हमें कॉम्पेटिबिलिटी इशू आते हैं। तो इन सब को रिजॉल्व करके हमारा आता है स्प्रिंग बूट, जहाँ पर हम लोग मोस्टली जो फोकस होते हैं हमारे बिजनेस लॉजिक पे होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रिलेटेड थिंग्स जो है वो हमारा फ्रेमवर्क हैंडल कर लेता है ये। तो स्प्रिंग बूट का यदि हम लोग यूज़ करते हैं, स्प्रिंग बूट का हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि
यहाँ पर जो है हम लोग बिजनेस लॉजिक पे फोकस होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो अभी मॉडर्न एप्लीकेशन जो हमारे पास में क्रिएटेड जो है मॉडर्न एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एपीआई क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारे जो मॉडर्न एप्लीकेशन जो होते हैं उसमें हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं अलग से, और उसको इंटीग्रेट करवाते हैं हम लोग फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी से, एंगुलर या रिएक्ट से ही। तो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ स्प्रिंग बूट फीचर एपीआई डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है। क्योंकि हमको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और हमारा बिजनेस लॉजिक राइट करना है। हमें कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा मैनेज नहीं करना है यहाँ पर। हमको काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन देना, जस्ट हमको हमारे फॉर्म के अंदर हमको कुछ डिपेंडेंसी डालना है, चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी काफ़ी सारी चीज़ें। जस्ट हमको लोकेशन बताना है कहाँ पर हमारा डेटाबेस है, कहाँ पर हमारा ये वाला सर्वर है। उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन वाला जो कोड है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लग जाता है, वो स्प्रिंग बूट के अंदर इंटरनली लगता है। वो कैसा लगता है वो मैं बताऊंगा मैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो जाता है, ये स्प्रिंग बूट ने क्या यूज़ किया ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए कि ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगरेशन हो गया इंटरनली। ये वहाँ पर कंडीशनल एनोटेशन है, उसके थ्रू होता है वो इंटरनली कैसे काम करता है हम लोग स्प्रिंग बूट में देखेंगे। लेकिन जो है हमारा एपीआई डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होता है। तो एक फास्ट एपीआई डेवलपमेंट हो रहा है, और हमारा फ्रंट एंड साइड में हम लोग एंगुलर या रिएक्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फास्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है यहाँ से ही है। तो स्प्रिंग बूट की हेल्प से हमारा फास्ट डेवलपमेंट होता है, फास्ट एपीआई क्रिएशन होता है। और इस पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ फास्ट एपीआई क्रिएशन ये बहुत ड्रास्टिकली यूज़फुल होता है हमारे माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए, जहाँ पर हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। तो स्प्रिंग बूट फेमस इसीलिए ही है कि ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से फिट होता है ये। हम लोग को कोई भी नया एप्लीकेशन क्रिएट करना और उसको माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में फिट करना है, तो ये क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट होगा, क्विकली हम लोग उसका एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर हमको वो एपीआई की टेस्टिंग करके हमको यूआई से इंटीग्रेट करना हो, तो हम यहाँ पर फास्ट कर सकते हैं। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ये होता है कि एप्लीकेशन को अलग अलग तरीके से क्या करो, क्रिएट करो, एक ही जगह पे सारे एप्लीकेशन को नहीं रख दो ये। तो लार्ज स्केल एप्लीकेशन जो रहेंगे वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। ऐसे छोटे मोटे एप्लीकेशन स्टूडेंट मैनेजमेंट कॉलेज मैनेजमेंट वाले माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसका स्कोप भी बहुत छोटा है। लेकिन जहाँ पर मिलियन ऑफ यूज़र एक्सेस कर रहे हैं एप्लीकेशन को, काफ़ी सारे यहाँ पर क्या मॉड्यूल्स है, तो यहाँ पर जो है वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फिट बैठता है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हर जगह फिट नहीं बैठ जाएगा, एप्लीकेशन के स्कोप पर डिपेंड करता है ये। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम डिज़ाइन, इसको मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा। आज एक ही बार में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं ये। तो यहाँ पर हमारा आता है स्प्रिंग बूट। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का एटलीस्ट स्प्रिंग कोर वाला जो हमको नॉलेज वो चाहिए होता है ये। स्प्रिंग एमवीसी स्प्रिंग जेडीबीसी वो यहाँ पर भी लर्न कर सकते हो, यहाँ पर भी लर्न कर सकते हैं, बट डिफरेंस ये आता है कि यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइलें बनाना पड़ती है, और यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइलें बनाना नहीं पड़ती है, ये ऑटो कॉन्फ़िगर होता है। जस्ट स्प्रिंग बूट को बताना पड़ता है कि यहाँ पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन लगाना है, ये यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें हो जाती है यहाँ पर ही। अब वो कैसे हो जाती है, वही उसके इंटरनल में आती है वो स्प्रिंग बूट के। तो काफ़ी सारा हमारा कोड यहाँ पर बहुत ही कोड रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ता है। यहाँ पर 50-60% हमारे पास में सेमी डेवलप्ड कोड है, तो यहाँ पर हमारा 80% जो कोड रहेगा वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोड रहेगा ही। क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है जो कि हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ऑटो वायरिंग और वो जहाँ ऑब्जेक्ट किससे क्रिएट करने उसको एक फाइल में रखना पड़ते हैं, तो वो भी हमको स्प्रिंग बूट में करना नहीं पड़ते हैं। जस्ट हम लोग हमारे बिजनेस लॉजिक पे फोकस होते हैं ये। तो इंटरव्यू में यही क्वेश्चन होता है कि स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है, कैसे माइग्रेट करेंगे, एक कोई स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है इसको स्प्रिंग बूट में किस तरीके से करेंगे। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं वो इंटरव्यू में होते ही हैं। लेकिन इंटरव्यू में जाने के पहले ये कोड जावा से निकलते हुए जाना पड़ता है। कोड जावा डिज़ाइन पैटर्न, एडवांस जावा पे तो उतनी बात नहीं होती है, फिर स्प्रिंग फ्रेमवर्क या स्प्रिंग बोर्ड पे बात होती है। तो तुम्हारे
यहीं पर ही रहते हैं, जो 50-60% इंटरव्यू के चांस रहते हैं वहीं से बन जाते हैं यहाँ पर ही। तो कोड जावा का स्ट्रांग होना तो एनी हाउ कंडीशन जरूरी है ये। तो यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग बूट देखने वाले हैं, और यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल देखेंगे, और एमवीसी और जेडीबीसी की एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि पहले कैसे काम होता था और स्प्रिंग बूट में कैसे काम होता था, काम होता है अभी ये। तो जो स्प्रिंग बूट के जो भी मॉड्यूल है दोनों सेम ही है, बट यहाँ पर लेस कोड के साथ में हो रहे हैं। तो जस्ट हमको स्प्रिंग कोर का नॉलेज चाहिए कि स्प्रिंग कोर के अंदर होता क्या है, तो उसको हम देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।